कार्डियोजेनिक शॉक शुरू करने से पहले हमें शॉक्स की टाइप्स पता होनी चाहिए। इधर इन्होंने शॉक्स की टाइप्स लिखी, 5 टाइप्स ऑफ शॉक्स लिखी हुई है। सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, वॉल्यूम कम हो जाना। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में ये 3 आती है, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। सही है। हर एक की करेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं कि अगर कार्डियोजेनिक शॉक है तो उसमें कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, बॉडी को वो सप्लाई नहीं कर सकता हार्ट ब्लड, ठीक है। वॉल्यूमिक में ब्लड कम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। न्यूरोजेनिक में कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है। सेप्टिक शॉक में कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्टिव में भी कम हो जाती है। सही है। तो एक जो है जिसमें कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है वो है सेप्टिक शॉक। जबकि अगर सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस देखें कि बॉडी की जो आर्टरीज और वेसल्स है उसमें कंस्ट्रिक्शन होगी कि नहीं हुई, कंस्ट्रिक्शन होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ब्लड को, तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्डियोजेनिक शॉक में भी वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज। हाइपोवॉल्यूमिक में भी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। न्यूरोजेनिक में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन नहीं होती। इसके अलावा सेप्टिक शॉक जो है उसमें भी कंस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में वो हो जाती है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। सही हो गया। अच्छा, तो कार्डियोजेनिक शॉक शुरू करते हैं। कार्डियोजेनिक, कार्डियोजेनिक मतलब हार्ट की वजह से। ये शॉक जो है हार्ट की बेसिस पे होती है। हार्ट जो है वो बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो कंट्रैक्टिलिटी उसकी कम हो जाती है और साथ ही साथ हार्ट रेट भी कम हो सकता है। हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है लेकिन कंट्रैक्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आर्टीरियल प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो बीपी 90 से कम हो जाए, 90 mmHg, और यूरिन आउटपुट इसमें 20 मिलीलीटर पर आवर से कम हो जाती है। सही हो गया। ये क्यों हार्ट जो है वो नहीं कर सकता? इसकी रीजंस जो है, कॉजेज जो है इसकी है, एक तो एक्यूट एमआई हो जाए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट के मसल्स जो है उनको डैमेज हो जाए, उसकी वजह से हार्ट जो है शॉक में जा सकते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। सही हो गया। इसके अलावा डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर हो जाए, उसकी वजह से हो सकता है कार्डिक अरेस्ट हो जाए, उसके बाद कार्डिक शॉक हो सकती है। एरिथमियाज हो जाए, उसकी वजह से कार्डिक शॉक हो सकती है। मैकेनिकल कोई एबनॉर्मलिटी हो हार्ट में, वाल्व्स की या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो, सेप्टम या वाल्व्स की डिफेक्ट्स हो, तो उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकती है। सही हो गया। कार्डियोजेनिक शॉक होगी तो इसमें क्या होगा, वेनस रिटर्न आ रहा है ऊपर की तरफ, सही है, ब्लड हार्ट की तरफ, वेन से ब्लड आ रहा है हार्ट की तरफ, लेकिन हार्ट आगे पंप नहीं कर सक रहा। तो इसकी बेसिस पे इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले तो इल अपीयरिंग वो हो गए पेशेंट्स हो गए। इसके अलावा जगलर वेन डिस्टेंशन होगी, इसमें जगलर वेन प्रेशर इंक्रीज होगा। ये और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये दो शॉक्स में जगलर वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, बाकियों में नहीं होता। एक तो ये बात है। इसके अलावा जो है कूल एक्सट्रीमिटीज़ हो गए, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही उनको। इसके साथ साथ पल्मोनरी कंजेशन होगी। पल्मोनरी कंजेशन क्यों होगी? क्योंकि राइट साइड से ब्लड लंग्स में जा रहा है लेकिन वो हार्ट जो है आगे पंप नहीं कर सक रहा, लंग्स से आगे ब्लड को पंप नहीं कर सक रहा पूरी बॉडी की तरफ, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो सकती है। तो ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाएगी? सबसे पहले तो ईसीजी करेगी। ईसीजी से हमें इस्कीमिया का पता चल सकता है, एरिथमिया का भी पता चल सकता है। तो ईसीजी कर सकते हैं, उससे हमें कॉज पता चल सकती है कि किस वजह से ये कार्डियोजेनिक शॉक हुई। एकोकार्डियोग्राम करते हैं तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि उसकी शेप में कोई मसला आया है कि नहीं। जैसे कि अगर कोई वाल्व का मसला है या इजेक्शन फ्रैक्शन का पता लगा सकते हैं। पेरिकार्डियल एफ्यूजन हुई है, कार्डिक टेम्पोनार्ड की वजह से ये हो सकता है। तो ये सब कुछ हो गया। इसके अलावा जो थर्ड डायग्नोसिस की जा सकती है वो स्वान गैंस कैथेटर है, जिसके थ्रू पता लगा सकती है, जिसमें ये काफ़ी कंपोनेंट्स चेक किए जाते हैं और पता लगा सकते हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक हुई है कि नहीं हुई। तो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम एंड स्वान गैंस कैथेटर के थ्रू हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो कार्डियोजेनिक शॉक का इसे पता लगा सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट कैसे होगी? जितनी भी शॉक्स की टाइप्स है ना उन सब में सबसे पहले ABC पे फोकस करेंगे। ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। तो एयरवे को देखेंगे, उसमें तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, साथ ही साथ ब्रीथिंग को भी मेंटेन रखना है और साथ ही साथ सर्कुलेशन को भी मेंटेन रखना है। तो इन 3 चीज़ों को पे सबसे पहले काम करेंगे, क्योंकि ये वाइटल चीज़ें हैं। ब्रीथिंग भी ज़रूरी है बॉडी के लिए और साथ ही साथ सर्कुलेशन,
हार्ट का चलना भी ज़रूरी है। तो इन दो चीज़ों पे बहुत फोकस करना है। सही हो गया, ABCs। इसके अलावा जो अंडरलाइन कॉज है, अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसको ट्रीट करना है। सही हो गया, उसमें PCI कैबिज कर सकते हैं, या और जो मेडिकेशंस जो हमने पहले पढ़ी थी, जो प्रीवियस वीडियो में है। इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनार्ड अगर रीज़न हो तो हम उधर से, कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्या होता है, पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड निकाल सकते हैं पेरिकार्डियोसेंटेसिस के थ्रू या सर्जरी के थ्रू। वेल्वुलर एबनॉर्मलिटी हो तो वाल्व्स को हम सर्जिकल करेक्शन करेंगे। एरिथमिया हो तो एरिथमिया की ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा सिम्टम्स, प्रीलोड रिडक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रीलोड किसे कहते हैं, हार्ट की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो सारा प्रीलोड है। हार्ट की तरफ ब्लड तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा नहीं है, आफ्टर लोड तो है ही नहीं। तो प्रीलोड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको कम करेंगे। उसको कैसे कम कर सकते हैं? उसको जो है डायूरेटिक्स देते हैं, लूप डायूरेटिक्स, और नाइट्रोग्लाइसरीन दे सकते हैं। अगर रीनल फेलियर है तो डायलिसिस भी दे सकते हैं। सही हो गया। आइनोट्रोप्स दे सकते हैं। इसके अलावा आइनोट्रोप्स जो है वो कंट्रेक्टिलिटी हार्ट की बढ़ाते हैं। डोब्यूटामीन हो गया, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, मिलरिनोन हो गया, इसमें कंट्रेक्टिलिटी भी बढ़ा लेते हैं और साथ ही साथ वेस्कुलर रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं, ताकि आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाए, ताकि आराम से हार्ट पंप कर सके ब्लड आगे। सही हो गया। आफ्टर लोड रिडक्शन के लिए स्पेसिफिकली हम कौन से एजेंट्स दे सकते हैं? सबसे पहले सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड हो गया। सही हो गया। इसके अलावा हाइड्रोलाजीन और कैप्टोप्रिल, इससे क्या होता है, वैसोडाइलेशन होती है, तो इससे ब्लड फ्लो आराम से हार्ट से और बॉडी को हो सकता है। हमने पढ़ा था कि जब कार्डियोजेनिक शॉक होती है तो इसमें कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, और जो SVR था, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमने सबसे पहले एक तो प्रीलोड को कम किया, साथ ही साथ कंट्रक्टिलिटी हार्ट की बढ़ाई, और साथ ही साथ आफ्टर लोड को कम किया, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम किया। सही हो गया। इसके अलावा इंट्रा एओर्टिक बैलून पंप भी हम लगा सकते हैं, और मैकेनिकल सपोर्ट डिवाइसेस भी लगा सकते हैं, जैसे एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन या लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टिव डिवाइसेस।